जय हिंद मित्रों। मैं मनोज सिंह तोमर सिविल सर्विसेज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे आपसे जीएस की क्लास में मुख्य रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था पे। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं और ये सारा वीडियो बेटा आपको यूट्यूब पे भी उपलब्ध मिलेगा और इसको हम सोशल मीडिया पे अभी लोड भी कर देंगे। एक्चुअल में सारी क्लासेस लाइव हो रही थी, नेटवर्क वगैरह का इश्यू आ रहा है तो लाइव में आपको वीडियो क्वालिटी खराब मिल रही थी, इसलिए हम अपनी जो ऑफलाइन क्लास है बेटा इसी की रिकॉर्डिंग आपको दे रहे हैं। तो हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और आप भी इसका लाभ उठाइए। तो प्रारंभ करते हैं बेटा। जो राज्य व्यवस्था है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ऐसा विषय है बेटा, सिविल सर्विसेज की जीएस का एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चों को पसंद आता है। कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो व्यवहारिक है। व्यवहारिक मतलब हम चूंकि भारत में रहते हैं इसलिए भारत की ढेर सारी व्यवस्थाओं से हम परिचित भी हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो डायमेंशन है वो थोड़ा सा बेटा अलग डायमेंशन में है, जो व्यवहार से थोड़ा अलग भी चीजें हैं। यानी संवैधानिक परिदृश्य में हम चीजों का अध्ययन करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ बातचीत किया था, तो 2 मिनट में उसको रिवाइज कर देता हूं बेटा कि एक्चुअल में जब हम राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो राज्य व्यवस्था के अधीन हम लोग भारत के संविधान का अध्ययन करने लगते हैं, या कोई देश जब अपनी राज्य व्यवस्था का अध्ययन करता है तो संविधान को पढ़ता है। तो पहले इस लिंक को बेटा थोड़ा ढूंढ लिया जाए कि पढ़ना तो राज्य व्यवस्था है, लेकिन हम लोग संविधान क्यों पढ़ते हैं। तो मैं पिछले अपने वीडियो में बताया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि किसी देश की राज्य व्यवस्था के कुछ आधारभूत स्तंभ होते हैं बेटा, और वो होते हैं 3। हर देश की राज्य व्यवस्था इन्हीं 3 स्तंभों पर टिकी होती है। इसके अलावा भी बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसी देश की राज्य व्यवस्था के बेटा 3 ही आधारभूत स्तंभ होते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के नाम से जानते हैं। अब ये बेटा कि किसी देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका कैसी होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसकी डिजाइन कैसी होगी, वो क्या करेगी, वो क्या नहीं करेगी, इस सब का वर्णन एक पुस्तक में हम लोग करते हैं जिसको हम लोग कह देते हैं संविधान। दैट्स वाई हम लोग संविधान का अध्ययन करते हैं, और वास्तव में हम इन्हीं का अध्ययन करना चाहते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। मैंने बोला था कि निर्माण के आधार पे हम लोग इसको 2 भागों में बांटते हैं बेटा। संविधानों को, दुनिया के विभिन्न संविधानों को वो कैसे बनाए जाते हैं, इसके आधार पर हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक को लिखित कहते हैं, एक को अलिखित कहते हैं। मैंने पहले भी रिपीट किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लिखित चाहे अलिखित दोनों लिखित होता है। पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से आपसे बात किया। नेचर के आधार पर भी संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एकात्मक यूनिटरी और एक संघात्मक। इस पर भी मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में चर्चा किया, जिन मित्रों को दिक्कत होगी जाके देखेंगे। आज हम बात करेंगे बेटा कि जो हमारा संविधान है आज का, ये तो निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है, चर्चा हो चुकी है। हमारा संविधान विकसित संविधान तो नहीं है, लेकिन जरा इसको समझने का देखो, तथ्यात्मक चीजों के अलावा बेटा इसको महसूस करिए, इसको फील करिए, तो सब कुछ बड़ा सुखद हो जाएगा और सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। देखो, हमारा संविधान हम भारतीयों ने बनाया, कैसे बनाया, किन परिस्थितियों में बनाया, हम सब व्यापक आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात कि भारत के लोगों ने जो संविधान बनाया होगा, तो आखिरकार उनकी मनोदशा क्या रही होगी, उनके ज्ञान का क्षेत्र क्या रहा होगा, किस आधार पर उन्होंने अपना संविधान बनाया होगा, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कि हमारे संविधान पे कुछ प्रभाव आए। एक चीज बताइए, जिन भारतीयों ने भारत का संविधान बनाया वो भारत में ही रहे, यहीं के परिवेश को देखा, यहीं की व्यवस्थाओं को देखा, इन्हीं व्यवस्थाओं की अच्छाइयों और बुराइयों को देखा। तो जाहिर सी बात है, जब हमें अपना संविधान बनाना था तो इन बातों का कहीं ना कहीं प्रभाव तो हमारे संविधान पे पड़ा ही होगा। अब जिस परिवेश में हम भारतीय रहे उस परिवेश पे थोड़ा बात कर लेते हैं। भारत ने कभी लोकतंत्र तो देखा ही नहीं था।
भारत में अंग्रेजों का एक लंबा शासन था जिसपे अभी हम व्यापक चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। उसके पहले भारत में राजतंत्र था। तो राजतंत्र में कोई विधि और कोई इस तरह की बड़ी स्पष्ट व्यवस्था तो होती नहीं। तो जो हम लोगों ने देखा सुना वो एक तो राजतंत्र देखा और एक अंग्रेजों का लंबा शासनकाल देखा। इसी का हमारे पास थोड़ा अनुभव था देखने सुनने का, और हमें बनाना था अपना संविधान। तो जब हम अपना संविधान बनाने लगे होंगे, जिन लोगों ने भी बनाया, संविधान सभा ने बनाया, जिसने बनाया, उनके ऊपर किन बातों का असर हुआ होगा, थोड़ा इसी की चर्चा बेटा करते हैं, आज आपसे बात करते हैं। और ये दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला ये कि बिना इसका अध्ययन किए आप संविधान को बेहतर ढंग से समझ नहीं सकते, और दूसरा ये कि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से ढेर सारे क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं और बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये जो प्रश्न हमसे पूछा गया है, ये प्रश्न इतिहास का है कि संवैधानिक इतिहास का है। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान का भी अपना एक इतिहास है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा कि हमारा संविधान किसी विकास का प्रतिफल नहीं है, यानी हमारा संविधान विकसित संविधान नहीं है। हमारा संविधान तो निर्मित संविधान है, अर्थात लिखित संविधान है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऊपर कुछ बातों का असर तो हुआ ही होगा जब हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे थे। तो किसका असर हुआ होगा बेटा, उसी का थोड़ा सा अध्ययन हम लोग करते हैं, आज समझने का प्रयास करते हैं। यानी जो हमारे संविधान पे प्रभाव पड़ा होगा, वो किन बातों का प्रभाव पड़ा होगा, चाहे स्पष्ट प्रभाव पड़ा हो चाहे अस्पष्ट प्रभाव पड़ा हो। कल मैंने आपसे बहुत विस्तार से बात किया, फिर से रिपीट कर दें कि जो हमारा संविधान है उसके प्रभाव को हम कम से कम दो बड़े भागों में तो बांट ही लेते हैं, अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए। एक को हम लोग कहते हैं वैचारिक प्रभाव, और एक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, संवैधानिक प्रभाव। यही से शुरुआत करते हैं। वैचारिक प्रभाव का मतलब यह है कि जब हम लोगों ने अपना संविधान बनाया तो क्या किसी के विचारों का भी हमारे संविधान पे प्रभाव पड़ा? तो इसका जवाब है हाँ। ढेर सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ढेर सारे लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता में अपना योगदान किया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो विचार थी, उनकी फिलॉसफी थी, उनकी जो सोच थी, उसका प्रभाव हमारे संविधान पे परिलक्षित होता है। लेकिन सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव जो हमारे संविधान पे दिखाई देता है वो महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव दिखता है। और महात्मा गांधी का कभी अध्ययन करें तो सत्य अहिंसा के अलावा भी उनके ढेर सारे विचार थे बेटा। आर्थिक व्यवस्थाओं पे उनके विचार थे, लोकतंत्र पे उनके विचार थे, जो उद्योग धंधे वगैरह थे उसके बारे में भी उनकी अपनी ओपिनियन थी। तो गांधी जी का जो सपना था, जिसको वो कहते थे ना बेटा कि जो लोकतंत्र है वो तब तक लोकतंत्र नहीं है जब तक वो ग्रास रूट लेवल पे ना हो। जमीनी स्तर पे अगर लोकतंत्र नहीं है तो फिर ऐसे लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, ये गांधी जी का कहना था। और सरकारें हमेशा जनता की मददगार होनी चाहिए, ये सब सोच थी गांधी जी की। फिर उन्होंने अर्थव्यवस्था में एक सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा ट्रस्टीशिप थ्योरी, न्याय सिद्धांत दिया था। तो सारी सोच थी गांधी जी की। तो गांधी जी की सारी सोच को हम लोगों ने अपने संविधान में एक जगह स्थान दिया, और वो जगह कहलाता है बेटा राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक हम लोगों ने ढेर सारी बातों की जो चर्चा की है उसमें गांधी जी के विचार साफ साफ दिखाई देते हैं। तो वैचारिक रूप से जो प्रभाव पड़ा हमारे संविधान पे, वो प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों का पड़ा। अब आइए संवैधानिक प्रभाव, इसको थोड़ा समझते हैं। जब हम अपना संविधान बना रहे थे, भारत का संविधान निर्मित कर रहे थे, उस समय दुनिया के कई देश संविधान के आधार पर चल रहे थे। हम उनकी अच्छाइयों बुराइयों को भी देख रहे थे। देखो, संविधान बनाना और संविधान के आधार पर देश को, सुभाष कश्यप ने एक बार कमेंट किया कि किसी देश का संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, वहां के लोग अच्छे बुरे होते। बुरा संविधान भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है यदि लोग अच्छे हैं, और अच्छा संविधान भी बुरा बर्ताव कर सकता है अगर लोग बुरे हैं तो।
लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ देशों में संविधान से सरकारें तो चल रही थी ना बेटा, जब हम अपना संविधान बना रहे थे। तो अब चूंकि हमको भी बनाना था अपना संविधान, तो हमने उन देशों पर नजर रखा, और वहां जो अच्छी बातें हमें समझ में आई कि वहां की संवैधानिक व्यवस्था में अच्छी चीजें हैं, उसको भी हम लोगों ने अपने संविधान में कॉपी किया। क्लियर है बेटा? इसलिए संवैधानिक प्रभाव को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बाह्य प्रभाव। बाह्य प्रभाव माने अन्य देशों के संविधानों का जो प्रभाव पड़ा, वो इसलिए पड़ा कि कुछ देश संविधान के आधार पर चल रहे थे, उनकी अच्छी बातों को हमने अपने संविधान में रखा। और अच्छी चीजों को कॉपी करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, अच्छाई कहीं भी हो सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे वुडरो विल्सन, कभी अगर आपने नाम सुना हो। वो एक विषय के जन्मदाता भी हैं। एक विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके पिता कहे जाते हैं वुडरो विल्सन। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे। तो उन्होंने एक कोटेशन कहा था बेटा, मैं आपके लिए उसको रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि एक कसाई जब अपने चाकू को तेज करता है, अपनी नाइफ को तेज करता है, तो उसका इरादा जानवरों को काटना होता है। लेकिन उसका इरादा चाहे जो हो, उसकी चाकू तेज करने की कला तो सीखी जा सकती है ना। आप उसका सकारात्मक उपयोग करिए। कहने का अभिप्राय यह है कि हम कहीं से संविधान के अच्छे प्रावधान को क्यों न ग्रहण करें, चाहे वो अंग्रेजों का ही क्यों न रहा हो। भाई, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं और हम लोगों को बचपन से समझाया गया, टीचरों ने बताया कि बड़े आतताई सरकारें थी, बड़ी खराब सरकारें थी, और वो भारत पे क्रूरता करते थे। हो सकता है सही हो, उनकी विधियां बड़ी खराब थी, ऐसी थी वैसी थी, सब कुछ था। आज तो आप स्वतंत्र हो ना बेटा, आज आप अपने हिसाब से अपनी चीजों को लिख सकते हो ना। तो फिर आपने अपने संविधान में 1935 भारत शासन अधिनियम को पूरी तरह से कॉपी क्यों किया? क्या इसको कॉपी करने के लिए हम बाध्य थे? बिल्कुल नहीं थे। इसका क्या मतलब है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम जो रहा होगा, वो निश्चित रूप से अच्छा रहा होगा, तभी तो हमने कॉपी किया। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861, अब कौन सी बाध्यता है कि आप 1861 के अधिनियम से पुलिस को चलाइए? डेफिनेटली उनका वो जो अधिनियम रहा होगा अच्छा रहा होगा। तो विरासत में जो हमको चीजें मिली हैं अंग्रेजों से, उनको हम नकारे क्यों, अगर वो अच्छी चीजें हैं तो विरासत में जो अच्छी चीजें मिलती हैं उनको तो संजो के रखने की आवश्यकता होती है ना बेटा। तो अंग्रेजों के बारे में तो हम दुनिया भर की बातें सुने, लेकिन फिर भी उन्हीं की ढेर सारी चीजों को आज भी लेके चल रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग आपको विरासत में मिला, क्या परेशानी है? अच्छी चीज है, हम उसको लेके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा बेटा देखने की कोशिश करिए। एक तो हमारे संविधान पे बाह्य प्रभाव पड़ा, जो दुनिया के विभिन्न देशों से हमने अपने संविधान में चीजों को ग्रहण किया, और एक प्रभाव पड़ा बेटा आंतरिक। तो आंतरिक प्रभाव क्या था? आंतरिक प्रभाव वही था कि जो भारत में अंग्रेजों का जो लंबा शासन था, उनके शासन के समय ठीक है, कुछ बुरे अधिनियम भी आए, कुछ अच्छे अच्छे अधिनियम भी आए, तमाम अधिनियम आए, लेकिन उसमें से कुछ अधिनियम तो बहुत अच्छे थे। जिन अधिनियमों का हमारे संविधान पे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। एक बात बताइए, हम तो बेटा अभी सब विस्तार से आपसे बात करेंगे। अंग्रेज व्यापारी बन के भारत में आए, व्यापार करने ही आए, लेकिन व्यापार करते करते कुछ यहाँ की परिस्थितियां ऐसी बदली जिसका उन्होंने लाभ उठा लिया, और वो व्यापारी से शासक बन गए। और कम से कम दो युद्धों ने तो भारत की तकदीर बदल के रख दी बेटा, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध, 1757 और 1764। और प्लासी के युद्ध ने कम से कम यह तो निर्धारित कर ही दिया कि भारत पे कौन शासन नहीं करेगा, और इसका लाभ अंग्रेजों ने उठा लिया, और वो व्यापारी से अब बन गए शासक, बंगाल उनके अधीन आ गया। तो जरा सा देखें कि 1765 से, यानी बक्सर के युद्ध के बाद से लेकर के 1947 तक भारत पे अंग्रेजों का शासन रहा।
यानी वो शासक के रूप में भारत में जो काम किए उसकी डेट है बेटा 1765 से 1947 तक इन्होंने भारत पे शासन किया, अंग्रेजों ने। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो अंग्रेजों का शासन भी दो भागों में बंटता है। वो जरा सा देखिए बेटा, समझने की कोशिश करिए कि 1765 से लेके 1857 तक, यानी सन 1765 से लेके 1857 तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और यह बड़ी मजेदार बात है कि भारत पे शासन किसी देश का नहीं था बेटा, भारत पे किसी देश की एक कंपनी का शासन था। और बड़ी मजेदार बात यह है कि वो कंपनी एक निजी कंपनी थी। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी बेटा, निजी व्यापारियों की कंपनी थी, शेयर धारकों की कंपनी थी। वो भारत में व्यापार करने आई, कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली, वो व्यापार करते करते अपने देश से कई गुना बड़े देश पे शासक बन गए। तो अब भारत पे जो शासन किया उसने 1765 से 1857 तक एक कंपनी ने शासन किया, और कंपनी निजी कंपनी। तो निजी कंपनी जब शासन करेगी कहीं पे तो उसकी मनोदशा क्या होगी, उसकी सोच क्या होगी, उसकी विचारधारा क्या होगी, वो परिलक्षण आपको दिखाई देता है। उसकी सिर्फ एक विचारधारा होगी, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, सिर्फ लाभ कमाना। लेकिन हमारे यहाँ एक घटना हो गई बेटा, वो घटना हो गई 1857 में, हमारे यहाँ एक क्रांति हो गई। और क्रांति जैसे हुई वैसे ही ब्रिटेन की संसद को एक अवसर मिल गया। ब्रिटेन की संसद तो ताक में थी, और क्यों ना ताक में रहे। ब्रिटेन कितना बड़ा है आज की डेट में आपको मालूम है? 6.5 से 7 करोड़ की जनसंख्या है आज की डेट में। उनसे कई गुना बड़े इलाके पर वहां की एक निजी कंपनी का शासन था। तो ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की महारानी को अच्छा तो नहीं लगता रहा होगा कि हमारे देश की एक कंपनी हमसे न जाने कितने बड़े इलाके पे शासन कर रही है। तो इरादा तो उनका रहा ही होगा कि किसी तरह से भारत पे हमारा शासन हो जाए तो बहुत अच्छा। वो मौके की ताक में थे। अभी हम लोग संवैधानिक विकास जब पढ़ेंगे बेटा तो सब आपको सामने मैं क्लियर करता चलूंगा। तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में रहा होगा कोई मौका तो मिले ताकि हम उस बहाने का प्रयोग करें और भारत पे अपना आधिपत्य कर लें, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपदस्थ कर दें, हटा दें। और मौका मिल गया, और वो मौका मिल गया बेटा 1857 में, जो हमारे यहाँ एक क्रांति हो गई और सत्ता अंग्रेजों के हाथ से जाते जाते रह गई। और ब्रिटेन की संसद ने तो अब निश्चित कर ही लिया कि अब इंतजार करना ठीक नहीं है, नहीं तो विलंब हो जाएगा। और उन्होंने सत्ता का अधिग्रहण कर लिया। लेकिन भारत पे शासन अंग्रेजों का ही रहा बेटा, लेकिन अब भारत पे शासन किसी कंपनी का नहीं। अब भारत पे शासन यानी 1858 से लेके 1947 तक, जरा इस पर नजर रखिए, अंग्रेजों का ही शासन था। लेकिन अब यह शासन किसी कंपनी का शासन नहीं था, वरन ब्रिटेन की महारानी का शासन हुआ, अर्थात ब्रिटेन की संसद का शासन स्थापित हुआ। क्लियर हुआ बेटा? मुझे लगता है कि इस पे आपको आइडिया लगा होगा। तो जो आंतरिक प्रभाव पड़ा बेटा, इसीलिए इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक और दो। दोनों में ही अंग्रेजों का शासन था, लेकिन दोनों में एक ड्रास्टिक चेंज था बेटा, कि एक कालखंड वह था जहां पे एक कंपनी ने शासन किया, और एक कालखंड वह था जहां पे किसने शासन किया? ब्रिटेन की संसद ने शासन किया। तो जाहिर सी बात है कि शासन में भी नियम अधिनियम आए, और इस शासन के समय भी नियम अधिनियम आए। अब थोड़ी सी बेटा समीक्षा हम लोग करेंगे कि जो नियम अधिनियम आए, उन नियम अधिनियम पर किन बातों का प्रभाव पड़ा होगा। जो नियम अधिनियम आए तो उसकी हम एक एक चर्चा करेंगे बेटा, एक एक सेगमेंट पे। तो पहले हम लोग इधर से ही शुरुआत करते हैं बेटा, फिर धीरे धीरे हम लोग इस सारे जो डायग्राम है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा बेटा ध्यान दीजिएगा, सब कुछ बहुत ही साइमल्टेनियस है, बहुत ही क्लियर है। लाइव क्लास में वीडियो क्वालिटी खराब हो जा रही थी बेटा, आप हमारी बात समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए हम अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको भेज रहे हैं बेटा।
कमेंट करिएगा, अपनी राय दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा देखें बेटा, जो आंतरिक प्रभाव था किस पर, हमारे संविधान पर, वो अंग्रेजों का शासन था, लेकिन उस शासन को हम लोगों ने दो भागों में बांट लिया अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। एक कंपनी का शासन और एक किसका बेटा, क्राउन का शासन। क्राउन माने ताज। तो आज भी कहा जाता है ब्रिटेन पे क्राउन का शासन है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में आपने पढ़ा है या पढ़ा होगा कभी कि सन 1688 में ब्रिटेन में एक क्रांति हो गई बेटा, जिसको हम लोग रॉयल रिवॉल्यूशन कहते हैं। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप वहां राजतंत्र समाप्त हो गया, लोकतंत्र की स्थापना हो गई। लोकतंत्र की स्थापना का मतलब यह हुआ कि अब सारी शक्तियां संसद के हाथों में आ गई। क्राउन आज भी है ब्रिटेन में, महारानी आज भी है, लेकिन वो सिर्फ सिंबॉलिक है, यानी अब उनके पास कोई अधिकार शेष नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम क्राउन के शासन की बात कर रहे हैं, ये वास्तव में क्राउन का शासन नहीं, ब्रिटेन की संसद का शासन। कब से कब बेटा, अभी मैंने लिखा 1765 से लेके 1857 तक ये जो भारत में शासन हुआ वो एक कंपनी का शासन हुआ, और 1858 से लेकर के 1947 तक जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब तक भारत में शासन किसका था बेटा, क्राउन का। अब थोड़ा नोटिस करिए, ब्रिटेन में जो क्रांति हुई वो 1688 में हुई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जब भारत आई होगी तो इंग्लैंड में राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था। लेकिन जब क्राउन का शासन भारत में स्थापित हुआ तो उस समय ब्रिटेन में लोकतंत्र मजबूत हो चुका होगा, क्योंकि 1689 से ही वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो गया। अभी तो हम 1858 की बात कर रहे हैं। तो ये नाम खाली क्राउन का है बेटा, लेकिन शासन किसका है, संसद का। अब जरा देखना, कंपनी के शासन के समय अनेक अधिनियम आए, क्राउन के शासन के समय भी अनेक अधिनियम आए। अब वो क्यों आए बेटा, इसको जरा समझना है। ये जो अधिनियम आए, पहले हम उनका नाम लिखते हैं बेटा, जो हम लोगों को पढ़ना है सिविल सर्विसेज की क्लास में, तो उनको जरा मैं लिखता हूं। तो पहला तो यही है बेटा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं 1784 पिट्स का भारत अधिनियम, या इंग्लिश में इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ये आपको पढ़ना है, हमारी परीक्षा के लिए जरूरी है, इस पर ध्यान रखना ही होगा। हम एक एक की बेटा विस्तार से बात करेंगे, आज थोड़ा सा इसका डायग्राम आप देखिए। अगला है बेटा 1786 संशोधनात्मक अधिनियम। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझना है कि कैसे एक व्यक्ति ने ब्रिटेन की संसद और ईस्ट इंडिया कंपनी को मनवा लिया अपनी शर्तों के हिसाब से। हम विस्तार से जब बात करेंगे तो चर्चा करेंगे। फिर हम लोगों को बात करनी है बेटा 1793 चार्टर अधिनियम, फिर 1813, फिर 1833 और फिर 1853। इतने अधिनियमों पे बेटा हम लोगों को चर्चा करनी है, विस्तार से बात करनी है, और एक एक बारीकियों पर नजर रखनी है, क्योंकि यहां से ढेर सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था बेटा, वो अंतिम चार्टर अधिनियम था, क्योंकि 57 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और शासन स्थापित हो गया ब्रिटेन की महारानी का। ये अधिनियम आए। अब इधर जरा देख लें,
पहला ही अधिनियम आया 1858 का, जिसको हम लोग कहते हैं द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट। फिर 1861 पहला परिषद अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं भारत का पहला परिषद अधिनियम आया 1861। फिर 1892 भारत परिषद अधिनियम। फिर 1909 भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं मार्ले-मेंटो सुधार। इसको मार्ले-मेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। फिर आया 1919, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम। तो ध्यान रखना, ये तीन क्या है बेटा, परिषद अधिनियम है। तो परिषद अधिनियमों की संख्या 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा परिषद अधिनियम। हाँ, तीसरे वाले को मार्ले-मेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। 1919 में आया बेटा भारत शासन अधिनियम, जिसको हम लोग इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, जिसको हम लोग मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन या सुधार के नाम से जानते हैं। इसका भी विस्तार से अध्ययन करना है। फिर हम लोगों को पढ़ना है 1935 भारत शासन अधिनियम, और मुझे लगता है कि आखिरी ही अधिनियम था, क्योंकि उसके बाद कोई इस तरह का अधिनियम आया नहीं। उसके बाद तो एक ही अधिनियम आया बेटा 1947 में, जिसको हम लोग कहते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। वो कौन आया बेटा? 1947। अब ध्यान से देखिए, जब हम लोग अपने संविधान पे आंतरिक प्रभाव का अध्ययन करते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय जो इतने अधिनियम आए, इन अधिनियमों का किस तरह से हमारे संविधान पे प्रभाव पड़ा, इसका व्यापक अध्ययन हम लोग करेंगे। पहले इसका अध्ययन कर लेंगे, फिर हम लोग अध्ययन करेंगे क्राउन के शासन के समय जो अधिनियम आए, इन अधिनियमों का क्या क्या प्रभाव पड़ा। अब अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि किस अधिनियम का हमारे संविधान पे सबसे व्यापक असर पड़ा, तो हर बच्चे को पता है कि 1935 जो भारत शासन अधिनियम था, ये अब तक का सबसे व्यापक अधिनियम था, और इस अधिनियम का हमारे संविधान पे सबसे बड़ा असर हुआ। और आज का जो हमारा संविधान है वो 70% से अधिक अकेले बेटा भारत शासन अधिनियम है। मुझे लगता है कुछ आइडिया लगा, तो इनकी बेटा चर्चा क्रम से करनी पड़ेगी। जब हम संविधान को प्रारंभ करेंगे, प्रस्तावना तक पहुंचने के पहले अभी बड़ी कहानी है बेटा। सारी चीजों का सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन करेंगे, संविधान सभा बनाएंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, उसमें बड़ी पेचीदगियां हैं, उसको समझेंगे, तब हम संविधान में प्रवेश करेंगे। क्लियर है बेटा? थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपको सब कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों की शुरुआत कहां से होगी बेटा? कंपनी के शासन के समय जो अधिनियम लाए गए, उन अधिनियमों की चर्चा, वो अधिनियम क्यों आए, कहाँ आए, किन परिस्थितियों में आए, उस अधिनियम में क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे जिसका प्रभाव हमारे संविधान पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दिखता है। तो शुरुआत करेंगे बेटा कंपनी के शासन से, यानी कंपनी के शासन के समय जो पहला अधिनियम आया वो आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ये एक्ट क्या था, ये एक्ट क्यों है, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, हमारे संविधान पे इसका कहां से प्रभाव पड़ा, थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे बेटा। लेकिन आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे बात करेंगे बेटा, और कल हम शुरुआत कर देंगे रेगुलेटिंग एक्ट से, और इसी क्रम में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। अपने लाइव क्लास की वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा, इसी वीडियो को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा? और ये सब कुछ YouTube चैनल पे उपलब्ध है, जिसका नाम है आर्या कैरियर पॉइंट, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच।